आपकी आवाज में आज बात कोरोना के जमाती कनेक्शन की। पूरे देश के साथ साथ एमपी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एमपी में एक तरफ तो मामले तेजी से बढ़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 110 को पार कर चुकी है। मगर क्या एमपी में इन हालातों के लिए जमाती जिम्मेदार हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एमपी सरकार में स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार जमातियों को ही कोरोना के लिए जिम्मेदार बताते रहे हैं। दूसरी तरफ इंदौर सेंट्रल जेल में आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 19 पर पहुंच गई। क्योंकि यह मुद्दा कोरोना के जिम्मेदार और सरकार की जवाबदारी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। एमपी का सबसे बड़ा शहर इंदौर पूरी तरह से कोरोना की चपेट में है। शहर तो शहर, हालत यह है कि सिर्फ 14 दिनों के अंदर इंदौर सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 19 पर पहुंच गई है। 2 जेल प्रहरियों के साथ कुल 17 कैदियों में कोरोना पॉजिटिव आया है। एक तरफ जहां प्रदेश कोरोना की जद में आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बढ़ते कोरोना मामलों के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का दौर जारी है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक नहीं बल्कि कई मौकों पर बढ़ते कोरोना मामलों के लिए जमातियों और मरकज को जिम्मेदार बता चुके हैं। हमने तो बताया था प्रारंभ से कि जो जमात के लोग आए थे वो इतने नीचे उतर गए थे, जमाती लोग इतने नीचे उतर गए थे। और फिर जब हमारी टीम गई वहां पर तो पथराव हो गया, उस पर हाथ काट दिए, पुलिस को मारा, डॉक्टरों को मारा, थूकना, इंटेंशनली थूकना, इस तरह की जो घटनाएं हुई उनसे थोड़ा विलंब हुआ, इसके कारण फैल गया। उधर जमातियों को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार बताने पर कांग्रेस नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। निश्चित तौर पे एक बड़ी लापरवाही बात है। पहले प्रशासन को जब पहला पॉजिटिव केस निकला था, जब भी सतर्कता बरतना थी और निश्चित तौर पे सतर्कता बरतते तो इस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव की संख्या नहीं बढ़ती। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना फैलता जा रहा है, जेल के कैदियों में बड़ी संख्या में आया, प्रहरियों में आया, यह कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही और इसके दोषियों पर तो कार्रवाई होना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या एमपी में वाकई कोरोना जमातियों की वजह से फैला? सरकार से कुछ सवाल हैं, जैसे क्या एमपी में पहला कोरोना पॉजिटिव जमाती ही था? क्या निजामुद्दीन मरकज से पहले एमपी में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था? क्या इंदौर जेल में भी जमाती ही कोरोना फैला रहे हैं? इंदौर जेल में तादाद से 2 गुने ज्यादा कैदी हैं, इसके लिए जमाती ही जिम्मेदार है? क्या पहले कैदी को बिना स्क्रीनिंग और जांच के जेल में डाला गया? बढ़ते मामलों के लिए जमातियों को जिम्मेदार बताकर क्या अपनी जिम्मेदारी से सरकार बच रही है? बार बार जमातियों को जिम्मेदार बताने से धर्म के आधार पर मतभेद नहीं बढ़ेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो सरकार के इस बयान पर उठ रहे हैं। खैर, प्राथमिकता ये नहीं है कि कोरोना कैसे फैला, किसने फैलाया, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कोरोना के खात्मे के लिए गंभीर कदम उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसमें हमने आपको बताया कि कैसे कैसे जमातियों को मध्य प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में जमातियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो क्या जमाती इंटेंशनली अपने साथ कोरोना लेकर मध्य प्रदेश आए? क्या वो इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर उस जमात में शामिल हुए? 13 मार्च को निजामुद्दीन के बंगले वाली मस्जिद में वहां पर तबलीगी जमात हुई थी, यानी कि इस्लाम का अध्ययन, धर्म प्रचार प्रसार, उन्हीं चीजों को लेकर 13 मार्च को शुरू हुई थी और उसके बाद 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में मामले जब सामने आए तो सबसे पहला मामला जबलपुर से सामने आया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे मध्य प्रदेश में मामले सामने आते गए और फिर मामले बढ़ते चले गए। एमपी में सबसे पहले 20 मार्च को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। जबलपुर में सीधा एक साथ 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे और उसके बाद इनमें से जब देखा गया तो 3 लोग दुबई से आए थे और एक मरीज जर्मनी से आया था और फिर ये धीरे धीरे करके मामले बढ़ते चले गए। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता तरुण भानोट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ भाजपा के सांसद इंदौर से शंकर लालवानी साहब जुड़ रहे हैं और
हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शंकर लालवानी जी से। लालवानी साहब, मुझे तो याद नहीं है, क्या आप ये दर्शकों को बता सकते हैं कि पहला वो कौन सा जमाती किस तारीख में मध्य प्रदेश आया था जो निजामुद्दीन मरकज से शामिल होकर यहां पर आया था? किस तारीख को, कुछ याद है आपको? देखिए, उनकी तारीख तो वो एक तो बता के नहीं आए थे। दूसरा जो रिपोर्ट मिली थी पुलिस को, उसमें जो नाम और पते बताए गए थे, जब हमने इंदौर में उनके नाम और पते ढूंढने की कोशिश की तो उनके नाम भी गलत निकले और पते भी गलत निकले। तो ये तो जमातियों का मामला है कि उन्होंने अपने ना सही नाम लिखाए थे, न उन्होंने सही मोबाइल नंबर के आधार पर जो पते थे वो सही थे। तो उन्होंने तो गुमराह किया, सबको गुमराह किया। तो इसलिए तारीख बताना एकदम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि वो आए जरूर थे। और इंदौर का जो दिल्ली से सूची आई थी आईबी की, उसमें थे वो उनके नाम, लेकिन उन्होंने जो नाम बताए थे वो फर्जी नाम निकले, जो एड्रेस वहां बताया था वो भी फर्जी निकला। लालवानी साहब, 20 मार्च को मध्य प्रदेश में 4 मामले सबसे पहले आए थे जबलपुर से, जो रिकॉर्ड में है। जबलपुर में 3 लोग दुबई से, एक ही परिवार के, और एक जर्मनी से। ये 4 लोग सबसे पहले डिटेक्ट हुए थे मध्य प्रदेश में। इनका, जहां तक मैं जानता हूं, इनका जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बाद भोपाल में जब पहला मामला सामने आया तो जो बिटिया लंदन से आई थी, एक पत्रकार साहब की बेटी थी, वो जब आई तो भोपाल में वहां से मामलों की शुरुआत हुई। तो ये जो 2 बड़े हॉटस्पॉट हैं, यहां जो शुरुआत हुई है कोरोना की, उसमें कोई जमाती कनेक्शन नहीं था। देखिए, बात शुरुआत की नहीं है, बात है फैलने की। हमने देखा कि किस प्रकार निजामुद्दीन, दिल्ली का अगर आंकड़ा देखेंगे तो दिल्ली में जब तक निजामुद्दीन के प्रकरण सामने नहीं आए, जमाती के प्रकरण सामने आए थे, तब तक उसका आंकड़ा इतना नहीं था। लेकिन जैसे वो आए उसका आंकड़ा एकदम बढ़ गया, और जैसे जैसे वो देश में फैले उसका आंकड़ा मल्टीपल होता गया। तो कहीं न कहीं ये लोग पूरे देश में फैले और उसके कारण पूरे देश में ये हालत बने, और उसमें मध्य प्रदेश भी है। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास लालवानी साहब। तरुण भानोट साहब, दिक्कत यह है, कुछ जो समाज सेवक हैं, समाज के लिए जो काम करते हैं, उनको आजकल एक बहुत गहरी चिंता है। वो चिंता उनकी ये है कि देखिए, कोरोना आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना खत्म होने के बाद हम देश में एक नए तरह के सांप्रदायिक चुनौती का सामना करें। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक अपने इलाके के लोगों को कहते हैं कि मैं आपको ओपन में कह रहा हूं कि मियां से सब्जी मत लेना। उनका इशारा मुसलमानों से था। उन्होंने ये कहा। देश भर में ऐसी वीडियो सामने आई। तो वो जो एकता में अनेकता की हम बात करते हैं, कहीं इस तरह की सोच, इस तरह के बयानों से हम कहीं कोई नई चुनौती तो नहीं खड़ी कर रहे अपने लिए? देखिए, मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बड़ा हास्यास्पद ये ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार शंकर भाई सांसद हैं इंदौर के, और उनको तारीख नहीं याद है कि इंदौर में किस तारीख को पहला संक्रमित व्यक्ति मिला था कोरोना से। जबलपुर में 20 तारीख को पहले, जो आपने जैसा कि कहा कि एक हमारे यहाँ का परिवार है जो दुबई से आया था, वो संक्रमित पाए गए, और एक व्यक्ति जो जर्मनी से आए थे वो संक्रमित पाए गए। मैं तो सिर्फ शंकर भाई से एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ आपके जवाब देने से पहले कि कोरोना का इजाद क्या मरकज ने, जमात ने दिल्ली में निजामुद्दीन में किया? ये कोरोना आया कहाँ से? ये कोरोना आया चीन से। ये चीन से हिंदुस्तान जो आया और जो रोकने की विफलता है, इसमें कौन सी जमात, कौन सा हिंदू, कौन सा मुस्लिम, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, कौन सा बौद्ध शामिल है? ये तो सरकार की विफलता है। और किस सरकार की विफलता है? राजनीति का समय नहीं है, इस पर भी चर्चा होगी। समझदार लोग सब जानते हैं और समझते हैं। पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जब हम ये कह रहे थे कि कोरोना का प्रभाव है, 14 तारीख को मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की मीटिंग ली थी, क्योंकि मेरे पास स्वास्थ्य विभाग का प्रभार था, और माननीय जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी जो थे वो कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, ये भी सबको मालूम है, और कौन उनसे करवा रहा था ये भी सबको मालूम है। तो इनने ये कहा कि कोरोना नहीं, ये तो डरोना है जो कांग्रेस को हो रहा है। हमने कहा कि विधानसभा नहीं चलना चाहिए, सिनेमा हॉल नहीं चलना चाहिए, लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए, बारातें नहीं निकलना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं शंकर भाई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने खुद ये कहा था होली के पहले
कि होली के पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, होली हम उस तरह से ना खेलें, कोरोना से बचाव करें। और एक बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि होली के समय छुट्टियां थी हिंदुस्तान में, हजारों और लाखों की संख्या में लोग विदेश गए और 10 तारीख के बाद लौट कर आए। उनको क्यों नहीं रोका गया? उनकी जांच क्यों नहीं की गई? संक्रमण को फैलने से दिल्ली में हमारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पे रोका जा सकता था। जब हिंदुस्तान के अंदर कोरोना आ गया तो क्या वो मुसलमान को देखेगा कि हिंदू को देखेगा? नहीं, ये बात ठीक है आपकी मनोज साहब। कि सिख को देखेगा कि ईसाई को देखेगा? लौट रहा हूं इस पर आपके पास। तरफ जी मनोज साहब, मैं आता हूं आपके पास इस पर। ये अच्छी बात नहीं है। जी मनोज साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास। चाहता हूं जबलपुर में संक्रमितों का दायरा और आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। हर मैं आपके पास आ रहा हूं। हर धर्म के और ये लोग जो जिस तेजी का आप जिक्र कर रहे हैं मनोज साहब, उसमें यह है कि शुरुआत के 10 दिनों में, यानी कि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मध्य प्रदेश में करीब करीब 100 मामले हो चुके थे। और ये 1 अप्रैल से, आज 28 अप्रैल है, आप देखिए इन 28 दिनों में मध्य प्रदेश में 2100 मामले बढ़ गए हैं, यानी कि 2100 के आसपास हम आ गए, 2000 मामले बढ़े। ये स्पीड बताती है। मैं लौट रहा हूं मनोज साहब आपके पास। हरीश दिवेकर जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, समझ में आया कि मध्य प्रदेश में, एक बार को मानते हैं कि मध्य प्रदेश में और बाकी जिलों में या बाकी प्रदेशों में जमातियों ने कोरोना फैलाया। मैं आपसे पूछता हूं कि इंदौर सेंट्रल जेल में अब तक कुल 19 कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आ चुके हैं। तो जेल की तो कोई सीमा ओपन नहीं है, मध्य प्रदेश की सीमा ओपन है, जिलों की सीमा ओपन है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जेल में तो वही जाएगा ना जिसको आप चाहेंगे। आपने बिना स्क्रीनिंग, बिना जांच के आपने कोरोना पॉजिटिव को एंटर कराया, नतीजा 2 प्रहरी पॉजिटिव और 17 मरीज अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके साथ जो बड़ी बात है वो ये कि ये 19 तो आ ही गए, अभी इंदौर सेंट्रल जेल में इसकी करीब करीब तादाद जो है या जो क्षमता है वो 1200 कैदी के आसपास है, जबकि वहां करीब करीब 2000 से ज्यादा कैदी है इस वक्त। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल आसिफ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, वाजिब बात है। और पूरा अगर सिस्टम देखें तो कोरोना का जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है वो अफसरशाही की लापरवाही के कारण हुआ है, या असेस ही नहीं कर पाए कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। आप देखिए लगातार कोरोना के लेकर हर 4 दिन बाद नए सिस्टम हो रहे हैं। पहले क्वारंटाइन पे बात करते हैं, फिर कर्फ्यू की बात करते हैं, लॉकडाउन की बात करते हैं। ये पहले से लेके कुछ नहीं किया। फिर अस्पताल को करते हैं कि कोविड अस्पताल होगा, येलो ग्रीन, ये पहले से WHO की गाइडलाइन है। लेकिन ना तो किसी अफसर को फुर्सत थी WHO की गाइडलाइन पढ़े, ना उसको सिस्टम को पढ़े। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आज बनी हो, सारा पहले से क्लियर था। WHO ने सारा स्पष्ट किया हुआ था ये करना है, लेकिन अफसरों ने किया कब? जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया वैसे वैसे WHO की गाइडलाइन का पालन करते गए। उसके चक्कर में हुआ ये कि इंदौर जो है हॉट स्पॉट बन गया, सबसे ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। आप समझ में नहीं आ रहा कैरियर कौन है। अब आप बात करेंगे जेल की, तो जेल के अंदर जब वो चंदन नगर खतरा पुलिस के हुआ और जब ये भेजे गए जेल के अंदर, तब उसमें जावेद पे रासू का लगाया गया, सतना भेजा गया। तब जावेद में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण आए। तब जावेद के पिता जो नासिर हैं वो इंदौर जेल में थे, उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा था। आइसोलेशन वार्ड वो है जहां नए बंदी आ रहे हैं, उनको भी शामिल किया गया, तो उनसे फैला। प्लस वहां जो बंदी जो अंदर जो पूरा सिस्टम संभालते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, वो आइसोलेशन वार्ड से लेके 1200 लोगों तक जाते हैं बंदी जेल के अंदर। वो जेल टेररिस्ट संबंध रखते हैं और वो लोग मिल रहे हैं। इसके अलावा एक बंदी को जमात मिली, वो इंदौर में चला गया, उसको अभी तक पुलिस ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहा। उसने कितनों को पॉजिटिव कर दिया। कुल मिला के जो लापरवाही है उसका खामियाजा इंदौर की जनता भुगत रही है। इंदौर की जनता भी लॉकडाउन का समय पर पालन नहीं कर रही, उसके वजह है कि वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से WHO की गाइडलाइन का पालन होना था, इंदौर में अगर समय रहते पालन हो जाता सारी तो आज ये स्थिति ना होती। जो हॉट स्पॉट जो होना है, ठीक है। मनोज साहब मैं आपके पास आऊंगा। शंकर जी, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल, शंकर जी, क्यों ना कहा जाए कि तब जबकि चीन से वायरस की शुरुआत हुई, जैसा कि तरुण मनोज साहब ने कहा, भी जाहिर बात है, ना वो दिल्ली से शुरुआत हुई, ना हमारे जबलपुर और भोपाल से शुरुआत हुई, चीन से शुरुआत हुई। आप देर से चेते, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो इसको रोकने के तरीके थे उस पर कोई सवाल ना उठाए, देश में बढ़ते हुए मामलों पर कोई सवाल ना उठाए, इसलिए मामला डाइवर्ट कर दिया गया सीधा जमातियों पर, ताकि नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, लोगों में जो गुस्सा है वो डाइवर्ट हो जाए उस तरफ। ये सवाल बहुत मजबूती से लोग पूछ रहे हैं। देखिए, हमने डाइवर्ट नहीं किया। हमने ये कहा कि एकदम संख्या में जो बढ़े हैं, मैंने या मेरे स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं था कि जमातियों ने इंदौर में शुरुआत कराई। मैंने ये कहा संख्या बढ़ी, उसके बाद शुरुआत तो हो गई थी। और शुरुआत कैसे हुई उसके कारण हम जानने लगेंगे। तो जैसे ये बता रहे थे कि जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि
कि जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी थी सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों को, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं सभी शहरों में वो गाइडलाइन लागू की। मुझे ध्यान है उस समय जब सरकार थी कांग्रेस की, और उस समय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बार नहीं दो बार अपनी गाइडलाइन देते हुए पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, सब बातें रखी, और उसी दिनों में हमारी पार्लियामेंट चल रही थी। मैं खुद इंदौर आया था, मैंने इंदौर रविवार को सभी अधिकारियों की, चाहे चिकित्सा से जुड़े हो, प्रशासन से जुड़े हो, उनकी बैठक बुलाई। मैंने उनसे पूछा क्या तैयारी है, तो कोई तैयारी नहीं, सब तैयारी कर रहे थे। अल्फा के जो फिल्म फेयर की जो तैयारी थी उसमें लगे हुए थे। तो इनका ध्यान जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जो WHO ने केंद्र सरकार को दी थी और केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार को दी थी उसमें तो था ही नहीं। ये तो अल्फा की तैयारी कर रहे थे कि किस प्रकार फिल्म फेयर में अच्छे से अच्छे हीरो हीरोइन को लाए, उसी में लगी थी पूरी सरकार। तो ये तो इनकी चूक हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे इंदौर को और प्रदेश को। ठीक, जो जिम्मेदारी जमातियों पर थी अब वो सरकार, पुरानी सरकार पर आ रही है। ये मैं शंकर जी उस पर आ रहा हूं आपके पास, लेकिन भानोट साहब मैं आपसे अब जानता हूं आप इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं। इत्तेफाक देखिए कि मध्य प्रदेश में आज सबसे ज्यादा किसी जिले में अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो इंदौर है, और इंदौर के आसपास भी कोई नहीं। दूसरे नंबर पर भोपाल है, बहुत पीछे। जबकि इंदौर वो पहला जिला नहीं है जहां मध्य प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। इसमें एक जरूर बहुत अहम बात है, वो ये हाल ही में इंदौर के कलेक्टर ने एक अहम बयान दिया और उन्होंने कहा कि हजारों की तादाद में उसी दौर में, जिस दौर में पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था, लगातार लोग विदेशों से इंदौर आ रहे थे, लेकिन ना तो उन्हें क्वारंटीन किया गया, ना उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। ये किसका फेलियर था? मैं जवाब देना चाहता हूं। हरीश भाई की बात पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इनने कहा कि जब गाइडलाइंस आई तो सरकार, मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार आईफा की तैयारी कर रही थी। हमने आईफा का गाइडलाइंस आने के पहले ही कैंसिल कर दिया था कि आईफा नहीं होगा मध्य प्रदेश में। हरीश जी आपकी सरकार है, तथ्य नहीं तरुण जी, ये बात शंकर लालवानी साहब ने कही है, हरीश जी ने नहीं कही। हरीश शंकर भाई ने कही है। जी शंकर जी, आप तथ्य सारे उठा के देख लीजिएगा। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण, आपने ये कहा कि तैयारी नहीं हुई, तो तैयारी इसलिए नहीं हुई कि आदरणीय तुलसी सिलावट जी, जो उस समय में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनको अभी आपने नया नया कैबिनेट मंत्री दोबारा बना के नवाजा है, उनको आपने बेंगलोर में रिसोर्ट में रखा हुआ था। आपकी दूसरी तथ्य का जवाब भी मेरे बात का तथ्य भी सामने मैंने रख दिया। हरीश भाई ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी। हरीश भाई, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नाम गलत ले गया था पहले। हरीश भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो एक जावेद बंदी था, आपने उसको उठाकर जल्दबाजी में पहले उठाकर सतना भेज दिया। सतना में विरोध हुआ तो आपने लाकर उसको जबलपुर में बंद कर दिया, और जबलपुर में शंकर लालवानी जी, एक नौजवान IPS ऑफिसर तोलानी, जो मेरे क्षेत्र में ही है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वो पॉजिटिव पाएगा क्योंकि उसने उसको पकड़ा था। आज पुलिस के 3 और कर्मचारी, एक SI, एक आरक्षक और एक हवलदार पॉजिटिव पाए गए, जो जावेद के संपर्क में आए थे। इंदौर का आपका अपराधी आपने पहले सतना भेजा, उसके बाद आपने जबलपुर भेजा, यहां भी आपने उसका विस्तार कराया। हरीश जी, एक दूसरी महत्वपूर्ण बात आप और बहुत जो कह रहे थे, ये संक्रमण फैलने में रोक क्यों हुई? आपने कोरोना को डरोना कहा। आपने केंद्र सरकार की जिन गाइडलाइंस का कमलनाथ जी की सरकार ने पालन किया था, उनकी धज्जियां उड़ाई। आपके लिए महत्वपूर्ण था कि कैसे आप खरीद फरोख्त करके 107 मेंबर आपके, क्या आपका मध्य प्रदेश में बहुमत है, आप अपनी सरकार का जुगाड़ कर ले। 20 तारीख को हमने जब 14 तारीख को ये सर्कुलर जारी किया कि विधानसभा नहीं चलेगी, इकट्ठे लोग नहीं होंगे, शादी ब्याह नहीं होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि होली के त्योहार में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। उसकी धज्जियां किसने उड़ाई? जिनको आज आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के आपने शपथ दिलाई है, उनने ये शब्द कहे थे कि मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं है, ये तो कांग्रेस का डरोना है। तो आज ये कोरोना है कि डरोना है? लालवानी जी, इस बात का जवाब आप जरूर दीजिए। ठीक, क्या गलतियां आपसे नहीं हुई? सवाल शंकर जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। जब 20 मार्च को शुरुआत हो गई थी जबलपुर से, तो उसी वक्त आज भी देखिए मध्य प्रदेश में सीमाएं सील है, कोई एक जिला दूसरा जिला पार नहीं कर सकता। आपने उसी वक्त सीमाएं क्यों नहीं सील कर दी? फिर वो चाहे जमाती होता ना होता, जमाती एक बार आ गया, उसने गलत पता दिया, माना, लेकिन अगर आप सीमाएं सील करते तो कोई नहीं आ सकता था, ना कोई उड़कर आ सकता था, ना कोई दिल्ली से आ सकता था। देखिए, उस समय सीमाएं सील हुई नहीं थी, उस समय लॉकडाउन की बात हुई थी,
और मुझे लगता है कि ये उसके पहले जब सरकार बदल रही थी उस दिनों की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय की बात है कि जब सीमाएं सील भी नहीं हुई थी और लॉकडाउन का पालन भी नहीं हो रहा था। और उसी समय सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी कोरोना को लेकर, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन था, शिवराज सिंह कहां पे चौहान था आया, और उसके उसने क्या बाद एक्शन कहीं लिया था, मूवमेंट जो है बिल्कुल रुक गया। जो मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आपका प्रश्न नहीं सुना। शंकर, मेरा प्रश्न ये है जी, शंकर भाई, बारोट साहब जब कुछ आप पूछ ये रहे कह थे रहे आपसे। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई, तो उस समय मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का मंत्री कौन था, उसका दायित्व क्या था, और उस समय वो कहां पर था और कब से कहां तक था, कब तक था, और आज वो कौन से पद पर है और कौन सी सरकार में है? अभी तो मुख्यमंत्री का दायित्व रहता है कि पूरी सरकार चलाना। उस समय कौन मुख्यमंत्री थे ठीक। और कौन चला रहे थे और क्या ठीक है, अभी यहाँ से कर स्वास्थ्य मंत्री कौन था, उधर पूछ रहे मुख्यमंत्री कौन था, जिम्मेदारी किसकी थी। खैर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। तरुण भानोट साहब, शंकर लालवानी साहब, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन हाँ इतना जरूर है, देखिए दो बहुत बातें अहम हैं। जमाती जो दिल्ली से लौट कर आए, देखिए पहली बात 13 मार्च को करीब करीब दिल्ली में जमात शुरू हुई थी, तबलीग की जमात। वहां पर एक बहुत प्रतिष्ठित एक न्यूज एजेंसी कहती है कि वहां जो कोरोना फैला वो दरअसल फैला एक वहां पर जो उपदेशक आया था वो भी बाहर से, यानी कि विदेश से, उन्होंने दिल्ली वाले जमातियों को कोरोना दिया। उसके बाद जमाती अपने अपने स्टेट पहुंचे। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, 13 मार्च से चूंकि शुरू हो चुकी थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। उन्होंने कुछ ने अपना डेटा सही नहीं दिया, अपनी जानकारी सही नहीं दी, बिल्कुल गलत किया। लेकिन क्या किसी भी जिले में या किसी भी प्रदेश में कोरोना को फैलाने के लिए या देश में कोरोना को फैलाने के लिए सिर्फ जमाती जिम्मेदार हैं, या दरअसल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जमातियों पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ताकि जो गुस्सा, जो सवाल लोगों के उठ रहे हैं कि देश में क्यों कोरोना फैल रहा है, इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है, उसको एक दिशा मिल सके कि इनकी वजह से ये पक्ष गुनहगार है। और यहां हम आपसे एक अपील करते हैं, हमारा सांप्रदायिक सौहार्द वाला देश है, यह हमारी संस्कृति गंगा जमुनी है। किसी एक घटना से या किसी के कहने से हमको इन चीजों से बहुत बचना है, वरना ऐसा ना हो कि कोरोना चला जाए, कोई नई चुनौती हमारे सामने खड़ी हो जाए। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।